नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो जो पाठ्यक्रम का हमारा वीडियो था, सिलेबस का जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं अपना पहला टॉपिक लेके, तो वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं हिंदी वर्णमाला का कंसेप्ट। ठीक है, मैं बस 2 मिनट आपका लूंगा और बताऊंगा कि ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आप चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे मतलब जिस भी एग्जाम में हिंदी वर्णमाला आती है, कोई भी एग्जाम है उसका सिलेबस आप खोलोगे तो जिसमें हिंदी है, तो उसमें अगर हिंदी वर्णमाला है तो ये क्लास आपके लिए है। और मैं आपको बताऊं, आपको मैं हर चीज बताऊंगा हिंदी वर्णमाला। अगर आप ये क्लास अटेंड कर लिए तो आपको हिंदी वर्णमाला का कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से बता पाऊं। ठीक है, तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, एक शब्द होता है ना खुदा। ठीक है, ना खुदा का मतलब क्या होता है? ना खुदा का मतलब होता है नाविक। जो आप नाव में किसी के साथ बैठते हो तो वही आपको पार लगाता है ना, इस पार से उस पार। ठीक है, तो नाविक होता है। ठीक है, तो मैं आप एक शेर से इस क्लास की शुरुआत करना चाहूंगा। वो शेर क्या है? कश्तियां तो पहुंची जाती हैं किनारे पर, कश्तियां तो सबकी पहुंच जाती है किनारे पे, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। ठीक है, तो इसी शेर के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और आप एकदम ध्यान से देखना। मैं आपका एकदम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसका अगर कोशिश हो, आप आसपास में कोई नोट्स हो तो वो नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। मैं आपको धीरे धीरे देखो, क्वेश्चन आपको दिखेगा पहले, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और थ्योरी में आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? क्या है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? इसका आप लोग एक बार ना अपने से जवाब देने का ट्राई करिएगा। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि अपने से जवाब दे पाए। देखिए क्या दिया ऑप्शन, अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो आप बता दीजिए क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है, ध्वनि है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा पेज लूंगा और मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है, जो ध्वनि होती है और वर्ण होता है, ये लगभग समानार्थी शब्द हैं। क्या है? लगभग समानार्थी शब्द हैं। जो ध्वनि है वो और वर्ण दोनों समानार्थी शब्द है। जैसे ध्वनि में आपको बता दूं क्या है, जैसे इसकी आवाज आ रही है, टक 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 की आवाज आ रही है, जो भी हमारे ध्वनि कान में जा रही है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब इसी को व्यवस्थित तरीके से बोल दिया जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा वर्ण कहेंगे। अगर ध्वनि व्यवस्थित तरीके से होना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और फिर वर्ण को और थोड़ा व्यवस्थित कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे है। फिर मैं आपको और बता देता हूं, देखो ये हो गया ध्वनि, वर्ण, अक्षर। ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखो ध्वनि होता है, ध्वनि या वर्ण एक ही चीज है। ठीक है, आपको ऑप्शन में कोई भी आए तो आप देख लेना। फिर क्या होता है, इससे बड़ा क्या होता है? वर्ण। इतनी तो गणित आपको आती होगी कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है वर्ण। ठीक है, एक मिनट मैं आपको इधर साइड में लिख के बता देता हूं अच्छे से। ठीक, देखिए ये, सॉरी, ध्वनि होगी, सॉरी, ध्वनि होगी। फिर ध्वनि से क्या हो गया? ध्वनि से बड़ा क्या हो गया? वर्ण हो गया। फिर वर्ण से बड़ा क्या हो गया? आपका अक्षर हो गया। ठीक है, अक्षर से बड़ा क्या हो गया? आपका शब्द हो गया। ठीक है, शब्द से बड़ा आपका क्या हो गया? पद हो गया। पद से बड़ा आपका क्या हो गया? पद से बड़ा हो गया वाक्य। तो ऐसे करके सीक्वेंस आगे चलता जाता है। तो इतना आप देख लो, इतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा सीक्वेंस चलता है। ठीक है, तो ये है ध्वनि और वर्ण में अंतर। तो हमारे मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमारा क्या है, हमारा भाषा का मूल इकाई क्या है? यहाँ पे ध्वनि होगा या वर्ण भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, वर्ण अगर ऑप्शन में रहता है तो वो भी रहता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं अच्छे से, ताकि आप एकदम दिक्कत ना हो और सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग आसानी से कर ले। ठीक है, तो आइए चलिए कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, वर्ण कितने तरीके के होते हैं पहले जान लेते हैं। वर्ण, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर है और एक क्या है? व्यंजन है। ठीक है,
व्यंजन है। तो जैसा कि हमको पता है कि ये हमारा क्या है, ये 33 हमारे क्या है, व्यंजन है। अब स्वर कौन से होते हैं, आइए स्वर देख लेते हैं कि क्या क्या स्वर होते हैं। जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने जब आप क्लास 2 में होगे, क्लास 3 में होगे, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें हमारे एग्जाम में भी आती हैं, बस हम अगर बेसिक समझ जाए ना तो हम कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए जैसे क्या है, अ आ ई छोटी ई, बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ पे क्या हो गया, री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ए, ए, ओ, औ, अंग, अह। तो ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए, ठीक है। इतने क्या हो गए, ये स्वर हो गए। और ये क्या है, ये आपका ये अनुस्वार है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, विसर्ग बोलते हैं, ठीक। इसको हम दोनों, देखो स्वर जो होता है वो इतना ही होता है, 11 स्वर होता है। कितना होता है, 11 स्वर होता है, 11 स्वर होता है। और कितना, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको। अब फिर मैं आपको बताऊं, इसको ये जो अंग अह है ना, इसको हम लोग अयोगवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह, ठीक। तो ये है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आता है वर्णमाला, यही तो है, सिंपल सा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको और चीज क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे क्या दे रखा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, आपको मैंने अभी बताया है कि क्या कहलाती है। आप बताओ, आप कोशिश करो, क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, कि अयोगवाह कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे ध्वनि नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ण होगा, इसका आंसर क्या होगा, वर्ण होगा, ठीक है। तो वर्ण होगा। अब यहाँ ध्वनि दिया रहता है तो ध्वनि होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। अभी देखो क्या होता है, जो स्वर होता है ना, जो हमारा स्वर होता है वो क्या होता है, वो मतलब वो स्वतंत्र उसका उच्चारण होता है। आप जैसे मान लो मैंने आपको बताया जो इस वाले में, तो जो स्वर है देखो, आप बोलोगे, आप बोल के देखो, अगर आप बोल के देखोगे ना तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। आप बोलो एक बार, क्या है, इसमें क्या है, स्वर एकदम स्वतंत्र है। आप बोल रहे हो आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, ठीक है। तो ये क्या है, स्वतंत्र है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन व्यंजन जो होता है ना वो स्वतंत्र नहीं होता है। देखो क्या होता है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप ये जो क्या होता है, व्यंजन में स्वर रहता है, तो ये आप इसे क्या पढ़ोगे, इसे आप पढ़ ही नहीं पाओगे, इसका उच्चारण स्वतंत्र है ही नहीं है। तो व्यंजन का जो उच्चारण होता है ना वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या होता है, इसमें स्वर छुपा होता है, ये असल में क नहीं है, असल में ये क नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, क प्लस अ, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे। इसी में देखो, इसका मैंने वर्ण विच्छेद कर दिया, वर्ण विच्छेद के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, वो आपके हर एक एग्जाम में आता है, तो आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या है, क है और अ है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको मैंने बताया, जैसे एक और पेज ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे ख है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ख नहीं है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है वो देखें, ये आधा ख, हलंत लग जाता है तो आधा ख हो जाता है, और इसमें क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे करके है, ठीक है। उसी तरह ग नहीं है, उसमें क्या छुपा हुआ है, आधा ग और अ, ठीक है। तो ऐसे छुपा होता है, व्यंजन में स्वर छुपा होता है, लेकिन जो स्वर होता है वो क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, ठीक है, उसमें कुछ भी छुपा नहीं होता है। जैसे हम लोग आ बोल रहे हैं तो आ बोल रहे हैं तो आ बोल रहे हैं, ठीक है। इसका क्या है, उच्चारण एकदम स्वतंत्र है। आप एक बार अपने से भी बोल के देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके था। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो मैंने आपको बताया था ना कि शुरुआत में जो मैं आपको बताऊंगा वो बस आप अच्छे से सुन लो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप देखो 10 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं कि 8 होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक है। पहला भेद क्या है, स्वर है, और दूसरा क्या है, व्यंजन है, ठीक है। ये 2 भेद होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी ना तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आप मतलब सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए हिंदी जो होती है ना, हिंदी होती है, उसका कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है। अगर हमने हिंदी को बेसिक से पढ़ लिया है ना, जो मतलब हमें पढ़ाया जाता है वो मैंने पढ़ लिया ना, तो हिंदी आप कहीं पे भी आएगी ना तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। अब श का उच्चारण स्थान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी अच्छे से। आप देखना, आप खुद ही से बोलोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, बस मैं आपको करके दिखाऊंगा क्या है कि स का उच्चारण क्या है। आप एक बार श बोलो, ये क्या है, श। जब हम लोग पढ़ा करते थे, जब मतलब 1 2 में पढ़ा करते थे, तो हमारे जो टीचर्स होते थे वो बताते थे ना कि क्या है, श श श श श। ये जो है ये तालव्य श है, तालव्य श है। क्या है, तालव्य श। ये वाला जो होता है वो क्या होता है, वो तालव्य श होता है। तालु से हम लोग बोलते हैं। एक बार आप खुद बोल के प्रैक्टिस करो, श श श। ये जो ऊपर की तालु है उसमें टच हो रहा है ना हमारा जी, तो ये जो श है वो क्या होता है, तालव्य श होता है। फिर देखो और श क्या होता है, जैसे ये वाला श क्या होता है, ये मूर्धा से जो लोग बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। इसका जो वैदिक में मतलब उच्चारण होता था वो मतलब मतलब ऐसे मूर्धा से होता था, ठीक है। ये वाला श मूर्धा, मूर्धानी स है, ठीक है, हम लोग पढ़ते थे ना। फिर उसके बाद ये वाला जो स है उसका उच्चारण कहां से होता है, आप खुद बोल के देखो, श श श। ये जो दांत है ना इसमें हवा जा रहा है तब जाके श निकल रहा है, ठीक है, श श, ठीक है। तो ऐसे इसका उच्चारण क्या है, इसका दंत से उच्चारण है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आप करोगे ऐसे तो क्लियर हो जाएगा। एक बार आप बोल के देखो, प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं है। अब देखो इसमें मैं आपको फिर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्लियर कर ले जाओगे। इसमें देखो क्या है, कौन से व्यंजन में र व्यंजन नहीं है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, आप देख लो उसको क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है। वो कंसेप्ट ये है कि देखो 3 तरीके का र होता है, ये हमें पता है। मैं आपको बता देता हूं अगर नहीं पता है तो। एक जो र होता है, एक ऐसे वाला र होता है, ठीक है। एक ऐसे वाला र होता है, फिर एक जो र होता है वो ऐसे वाला र होता है, ठीक है, ठीक। और एक जो र होता है वो ऐसे वाला र होता है। जैसे मान लीजिए जो है ऐसे, ठीक है, जो मात्रा के नीचे जैसे ये वाला है ना, ये वाला है, ठीक है। तो ये र होता है। और एक जो होता है जैसे मान लीजिए हम लोग ट्र जैसे बोल रहे हैं तो ट्र के नीचे ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे है। तो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको मूर्धा, ठीक है, मूर्धा बोला। जैसे ये मूर्धा लिखा हुआ है ना, मूर्धा, ठीक है। तो ये क्या है, ये र ऊपर वाला है, ठीक है। तो इसमें इसका क्या है, इसका क्या है, इसका ये क्या है, र है, आधा र है और प्लस अ है, ठीक है। आधा र है और अ है। ये त्र क्या है, ये पूरा र है। पूरा र क्या होगा, उसमें मैं आपको वर्ण विच्छेद करूंगा तो आपको पता ही चल जाएगा। पूरा र है और फिर इसमें क्या है, अ है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें र है, लेकिन भाई इसमें र नहीं है, इसमें क्या है, री है। इसमें क्या है, री है, री की मात्रा है। जहां पे भी आप आए ना, जैसे ये मातृभूमि है ना, तो यहाँ पे जो है ये र नहीं है, ये क्या है, ये री है, री, ठीक है, री, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ट्र होता है उसमें ये ऐसे डबल डंडी क्यों लगी रहती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं क्यों लगी रहती है। जैसे प है, प में आपने डंडी यहाँ पे लगा दी या यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी क है, आपने इसमें डंडी यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ख है, आपने डंडी यहाँ पे ख लगा दी, ठीक है। तो ऐसे ही अब जब ट है
तो आप ट को ऐसे डंडी अगर आप लगाओगे तो ये तो हलंत हो जाएगा ना। इसका जो टेकानी होता है, मतलब इसको टेक लेके खड़ा रहेगा, तो र ये वही वाला है जो ये मैंने आपको बताया ना, जो ये वाला र एकदम सेम ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे बीच में कोई स्टैंड नहीं है ना, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ये इसका स्टैंड है, ठीक है। फिर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ठीक। अब ये जो है ये स्टैंड है। अब जैसे आप कोई सा भी वर्ड ले लो, जैसे मान लो ड है, ठीक है, ऐसे, तो इसके नीचे ऐसे लगाना पड़ेगा ना इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, बस इसका टेकानी है, मतलब एक स्टैंड की तरह आप मान लो, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा हो जाएगा। तो आप खुद से ही एक बार बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या है, इसमें र आ रहा है, इसमें भी र आ रहा है, और इसमें भी र आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें र नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। अब आप खुद से बोल के देखो, खुद से बोल के एक बार आप देखोगे ना, तो आपको ये मतलब जो क्वेश्चन है वो एकदम आसान लगेगा। आप एक बार खुद से बोलो, ड़ ज ड द, ठीक है। ड़ ड़ जो नाक से आ रहा है ना, ड़ ड़ बोल रहे हैं हम लोग बार बार, तो आ रहा है ना, नाक से आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये जो व्यंजन है ये नासिका द्वारा उच्चारित है, ठीक है। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर रहित व्यंजन। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये फंसाने के लिए लोग दे देते हैं, लेकिन आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। मान लो, अब मान लो क है, ठीक है, आधा क है, ये स्वर रहित हो गया, ठीक है। और इसमें स्वर रहित व्यंजन से मिलेगा, मान लो कुछ भी आप मिला दो, स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, तो एक संयुक्ताक्षर बन जाता है ना, मतलब पूरा एक अक्षर बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका इसका आंसर क्या होगा, इसका संयुक्ताक्षर होगा। अब जैसे इसमें और अभी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि द्वित्व मतलब क्या होता है। जैसे एक ही शब्द दो बार आ जाए, जैसे दिल्ली, ठीक है, ये क्या हो गया, द्वित्व शब्द हो गया। फिर उसके बाद आप बिल्ली कर लो, ठीक है, मतलब एक ही शब्द जो दो बार आ जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वित्व बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तालव्य ध्वनि क्या है, कौन सी है, मतलब क्या है तालव्य ध्वनि। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप खुद से एक बार बोल के ट्राई किया करो, ठीक है। आप देखो, ट ट, ठीक है, प प, ये होठ से हो रहा है ना, श श श, ठीक है। तो यही क्या है, यही तालव्य ध्वनि है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद अघोष सघोष आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अघोष सघोष क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे अघोष सघोष क्या होता है, अघोष कौन से शब्द होते हैं और कौन से सघोष होते हैं, ठीक है। तो अघोष क्या होता है, मैं आपको पहले जो है सघोष बता देता हूं, अरे सॉरी अघोष बता देता हूं कि अघोष कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप याद कर लेना इसे, ये ट्रिक भी है, आप एक तरीके से समझ लो, ठीक है। एक दो श श श, आप एक बार बोलो ना अपने से, एक दो श श श, एक दो श श श। ये क्या है, ये जितने ऐसे जितने भी शब्द आते हैं वो क्या है, वो है अघोष, और बाकी सब सघोष। एक दो श श श ये अघोष है और बाकी सब सघोष। क्या है, एक दो श श श और ये क्या है, अघोष है और बाकी सब सघोष है। तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल और क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा अघोष है, वो क्या है, क है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो। बाकी सब जितने भी होते हैं ना, इसको छोड़ के एक दो मतलब क और ख, क्या है, क और ख, श श श, ये क्या है, ये अघोष है, और बाकी सब सघोष है। जितने भी आते हैं व्यंजन आपके वो क्या है, सघोष है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था तो आप आसानी से बता दोगे। तो बता दो क्या है, जैसे क्या है, वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये तो आसान सा है, एक बार आप ट्राई करो।
इसका उत्तर देने का। वर्णों के समुदाय को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अक्षर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्रिया बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णों के समुदाय को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं, जिसपे हमारा क्या है, चैप्टर है। जो आज का चैप्टर क्या है? हिंदी वर्णमाला, ठीक है। वह जो वर्णों का समुदाय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ए का उच्चारण, ए के उच्चारण में की सहायता ली जाती है। किसकी किसकी सहायता ली जाती है? हम लोग को क्या करना है? इसका रिक्त स्थान बनना है। ए, आप खुद से एक बार बोल के देखिए। ए, ठीक है। क्या है? ए, ठीक है। तो क्या है ये? इसका क्या हो जाएगा? हम लोग बोल रहे हैं तो खुद से समझ में आ रहा है कि कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंठ हो जाएगा और तालु हो जाएगा। इसका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आए ना, तो आप एक बार बोल के जरूर ट्राई करो। अगर आप बोल के ट्राई करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, और एकदम कठिन है भी नहीं, इसे मानना भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि बस 2 मिनट में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या है? वर्णों के स्वतंत्र उच्चारण को क्या कहते हैं? वर्णों के स्वतंत्र उच्चारण को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग रिक्त स्थान हेतु विकल्प चुनिए, ठीक है। ढ का मतलब, सॉरी टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? जो ढ वर्ण है उसका उच्चारण बताना है और कौन से वर्ग में वो आता है वो बताना है। तो मैं आपको बताऊं क्या? मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था उसमें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, हम लोग से ढ वर्ण पूछा था, तो क्या है इसका? क्या है? यहाँ पे आ रहा है कौन से वाले में? ट वर्ग में आ रहा है, ठीक है। किस में आ रहा है? ट वर्ग में, चौथा, ठीक। यहाँ पे देखिए, ट वर्ग में चौथा, और हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? ड ड़ ढ ढ मूर्धा से बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं? मूर्धा से बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ट वर्ग में चौथा, और ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत सारे लोग आपसे तर्क करेंगे, लेकिन आपको उनके तर्क को नहीं मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना अलग अलग बताते हैं। लेकिन जो असल में है ना, जो हिंदी में बताते हैं बहुत सारे लोग, मैंने भी जो पढ़ा है, मेरे भी टीचर्स बताते हैं, जो मेन माना जाता है ना कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। और वो जो दो अंग अह होते हैं ना, तो जो अंग होता है वो क्या होता है? वो मैंने आपको बताया कि वो अनुस्वार होता है, और उसके बाद वाला जो होता है वो विसर्ग होता है, ठीक है। तो 11 हम लोग क्या है? स्वर की संख्या होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी रहे इसमें। देखिए, ये जो है ना, ये क्या है? ये आपका, वेट अ मिनट, ये जो आपका जो है, ये इतना क्या है? ये आपका क्या हो गया? ये स्वर हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका अनुस्वार, और ये हो गया विसर्ग। तो आप खुद ही काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हम लोग क्या है? 11 संख्या होती है। स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11 संख्या होती है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग इसे कर लिए, ठीक है। अब मैं आपको वर्ण विच्छेद बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि वर्ण विच्छेद भी हमारे एग्जाम में आता है, और हम लोग इसे बार बार मतलब दिक्कत की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो वर्ण विच्छेद मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वर्ण विच्छेद हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो किसी चीज का वर्ण विच्छेद हमें करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कम, ठीक है, इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इसे आप समझ लेना, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जैसे कम का क्या होगा? कम का अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? देखिए, आपको मैंने बताया था ना कि क क्या होता है? वो पूरा नहीं होता है। ये व्यंजन जो है ये पूरा स्वर के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। तो जैसे क क्या है? आधा क है, फिर अ है, फिर म है, आधा म है, और फिर ये क्या है? सॉरी, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है। ये इसका वर्ण विच्छेद है। फिर मैं आपको और वर्ण विच्छेद बता देता हूं। जैसे मान लो, अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे हो गया कमला, ठीक है, कमला,
ठीक है। अब इसका हमको वर्ण विच्छेद करने के लिए दे दिया हमारे एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, बस हमें देखना है, ठीक है, अच्छे से। आधा क, फिर अ, फिर म, आधा म है ये, और फिर अ, फिर ल, आधा ल है ये आधा ल है, प्लस इसमें क्या है आ स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हो वर्ण विच्छेद। अब जैसे मैं आपको एक और वर्ण विच्छेद करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लो प्रश्न, इसका अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा, जैसे ये होगा प, आधा प, फिर र, आधा र, फिर अ, फिर आधा श, ठीक है, फिर अ, फिर न, आधा न, और फिर ये अ। ऐसे होता है वर्ण विच्छेद। आपको मैंने बता दिया ना, ऐसे ही करके आप वर्ण विच्छेद आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। अब इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, लेकिन एक बार आप जरूर कोशिश करना। देखो क्या है, ई, करती है, ठीक है, तो ई आसानी से क्या है, ये स्त्रीलिंग लग रहा है, ठीक है, स्त्रीलिंग लग रहा है। तो ये एकदम आसानी से क्या लग रहा है, स्त्रीलिंग लग रहा है, ये पुल्लिंग गलत लिख रखा है यहाँ पे, वो होगा, ठीक है। तो ये यही वाला जो होगा इसका आंसर होगा। देखो, तो मैंने आपको बता दिया, 15 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है, उसके जो कंसेप्ट होते हैं। आपको मैं बताऊं, इतना ही एग्जाम में आता है, और आप फालतू का पढ़ोगे ना तो उसमें बस बाजार में आप क्या चल रहा है आजकल, बाजार में चल रहा है कि ये कोर्स भेज दो, वो कोर्स भेज दो, लेकिन वो क्या पॉइंट की बात नहीं करते हैं। मैं आपसे जो भी है मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, और ये जितने भी सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराए ना, ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, चाहे अब ये यूपीएसआई में आए हो, चाहे आपके कोई भी एग्जाम है, तो ये एग्जामों में आए हुए प्रश्न थे, जो भी मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी मतलब दिक्कत आपको ना समझ में आए आप कमेंट करके बताइए, और आप अपना फीडबैक जरूर हमें कमेंट में शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में तद्भव तत्सम पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी तद्भव तत्सम पे होगी। तो ठीक है, फिर धन्यवाद, नमस्कार।